बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सुपर टीम बनाई है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर सारी रणनीति तय करेगी। इसमें 20 नेताओं को जगह मिली है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, जबकि वशिष्ठ नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग सेट करने वाले केसी त्यागी पॉलिटिकल एडवाइजर और प्रवक्ता की पोजीशन पर हैं। वाल्मीकि नगर के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को खजाने की जिम्मेदारी दी गई है। 20 सदस्यीय टीम में 8 महासचिव और 6 सचिव शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी मंजूरी दी है। इस टीम में 20 नेताओं के नाम, पद और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे नेताओं की अहमियत के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर संजय झा हैं। संसद के 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में सभी दलों ने अपने अपने मुद्दों को रखा और उस पर संसद में चर्चा की मांग उठाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 44 दलों के 55 नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी दलों ने संसद में चर्चा के लिए कई मुद्दे उठाए, जिसमें नीट के मुद्दे पर चर्चा हुई। नीट मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा गया। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का मुद्दा भी उठाया गया। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में सभी दलों ने अपनी अपनी राय रखी और बजट सत्र को शांति से चलाने की अपील की। हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें। इस बजट सत्र में 22 जुलाई को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण और 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। साथ ही सरकार ने बजट सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलने की उम्मीद जताई। पहले बजट पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार विधेयक लेकर आएगी। इस सर्वदलीय बैठक में कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी उठाई, जिसमें केंद्र सरकार में सहयोगी एनडीए के घटक दल भी शामिल हैं। और 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बीजू जनता दल ने ओडिशा, वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश और जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। हम लोगों ने ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा पर हमारी पार्टी ने बड़ा कैंपेन किया। गांधी मैदान से रामलीला मैदान तक हम लोगों ने रैली किया कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो ये हमने उठाया है और टेक्निकली अगर इसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज मिले। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ा तंज किया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और वाईएसआरसीपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की, लेकिन अजीब बात है कि टीडीपी इस मामले पर चुप रही। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दलों ने अग्निवीर का मुद्दा भी बैठक के दौरान उठाया। दरअसल ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता यूसुफ पठान से हारे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अपनी हार को लेकर एक बार फिर दर्द छलका। हार को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी और अपनी हार की वजह साझा की थी। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि उन्हें हराने के लिए टीएमसी ने हिंसा और सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया। सांप्रदायिक राजनीति থেকে বাংলা দূরে ছিল, বাংলার কাছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আগে অচেনা অজানা ছিল। আজ বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাস্তবতা লাভ করেছে। আমাকে হারানোর জন্য अधीर रंजन के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म हो गई। टीएमसी ने अधीर के आरोपों पर जवाब दिया। वो बेकार है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए। वो हार गए, बहाना कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी अधीर रंजन चौधरी के आरोपों से सहमत नजर आई। अधीर जाके सीट पे जिस तरीके की घटना घटी थी उस समय बेलडांगा बोल के एक जगह है उनके ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पे दंगे भड़काए गए सच में। और तृणमूल कांग्रेस के विधायक द्वारा कम्युनल स्टेटमेंट कराए गए। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से 5 बार सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी ने नतीजों के बाद भी हार का ठीकरा टीएमसी के साथ साथ अपनी ही पार्टी पर फोड़ा था। उस समय अधीर ने दावा किया था कि मैं गरीबी रेखा से नीचे का सांसद हूँ। चुनाव के लिए मैंने अपनी आय के स्रोतों की अनदेखी भी की। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। टीएमसी ने मुझे हराने के लिए अभियान चलाया। अल्पसंख्यकों से भाई और दादा को वोट देने को कहा गया। दादा का मतलब हिंदू और भाई का मतलब मुसलमान होता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे नजरअंदाज किया। बहरामपुर में कोई कांग्रेस नेता प्रचार करने नहीं आया। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में भी बहरामपुर नहीं आए। बढ़ेंगे आगे।
नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीबीआई ने बिहार और झारखंड के बाद अब राजस्थान में पढ़ने वाले पेपर सॉल्वर गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक केस में पेपर सॉल्वर गैंग पर सीबीआई का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक केस के तार अब बिहार और झारखंड के बाद राजस्थान से भी जुड़ गए हैं। इस मामले में सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र शर्मा और शशिकांत पासवान बताया जा रहा है। सीबीआई ने इन तीनों आरोपियों को पटना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कुमार मंगलम एमबीबीएस सेकंड ईयर और दीपेंद्र फर्स्ट ईयर का छात्र है। गिरफ्तार तीसरा छात्र शशिकांत पासवान सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आरोपी रॉकी और पंकज का करीबी है। कहा जा रहा है कि ये तीनों आरोपी 4 मई की देर रात पेपर सॉल्व करने हजारीबाग में मौजूद थे। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई इस मामले में अब तक पेपर सॉल्वर गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में भी सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। वहीं नीट पेपर लीक केस को लेकर सियासत भी गर्म है। बजट से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा और पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री से सदन में जवाब देने की मांग की। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण को हटाया गया। और करहल नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम के मैरिज होम को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए पहुंची प्रशासन की टीम ने पहले मैरिज होम को खाली कराया और लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 4 कंपनी, पीएससी और कई इंस्पेक्टर, सीओ, एसडीएम और जिला के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई से पहले पुलिस ने मैरिज होम की तरफ आने वाली सभी गलियों और सड़कों पर कड़ा पहरा लगा दिया। उसके बाद कुछ ही देर में बुलडोजर से इस अवैध मैरिज हॉल को प्रशासन ने ढहा दिया। दरअसल चौधरी अब्दुल नईम पर तालाब की जगह घेरकर मैरिज होम बनाने का आरोप है, जिसकी शिकायत जिले के अधिकारियों से लेकर सीएमओ तक की गई थी और जांच के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मैरिज होम का गेट और 4 दीवारी के अलावा शौचालय, बाथरूम को बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर दिया है और सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम के योद्धाओं के रिश्तेदारों के कोटे में बड़ी कटौती कर दी। इधर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया था और सड़कों पर सेना उतार दी थी। ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में सेना के टैंक गश्त करते नजर आए। वहीं हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। हालात संभालने के लिए पुलिस की जगह सेना को तैनात किया गया। इधर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के आक्रोश को देखते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 93% नौकरियां मेरिट आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को सिर्फ 7% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला छात्रों के कई हफ्तों से जारी प्रदर्शन के बाद आया है। बांग्लादेश में आरक्षण की आग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश करीब 5 दिनों से जल रहा है। सड़क पर हिंसा बवाल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी राजधानी ढाका में जमकर उपद्रव हुआ, जिसमें फायरिंग से लेकर आगजनी तक की घटनाएं सामने आई। ढाका की सड़कों पर आज भी उपद्रव और तांडव देखने को मिला। बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागते दिखी, तो वहीं सड़क पर प्रदर्शनकारी अपना तांडव दिखाते नजर आए। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी भी सीना तान कर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने डटकर खड़े दिखे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी सुरक्षा जवानों पर जमकर पत्थरबाजी भी करते नजर आए। कोई भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर कोई सड़क पर हिंसक प्रदर्शन करता दिखा। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियां भी लगातार गश्त करती दिखी। ढाका के कई इलाकों में तो स्थिति बेहद ही भयावह थी। यहाँ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आर पार के मूड में दिखे। सड़कों पर आगजनी करते हुए डंडा लेकर सुरक्षा जवानों का सामना करने का चैलेंज देते नजर आए। सरकारी नौकरी में आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश करीब 5 दिनों से जल रहा है और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बड़ी संख्या में भारतीय और दूसरे देशों के लोग पलायन कर रहे हैं और भारत से सटी सीमाओं के जरिए देश में प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। कोलकाता में आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम के दौरान ममता ने कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे, और इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक नियम का भी हवाला दिया। असहाय मानुष यदि बांग्लाय दरजा खटखटानी करे
আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर पहले ही सियासत तेज है। ऐसे में ममता बनर्जी के इस बयान से राजनीति और गर्मा गई। हालांकि ममता ने संयुक्त राष्ट्र के जिस नियम का हवाला दिया उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूएन का कोई भी रेजोल्यूशन किसी देश पर बाध्य नहीं, लेकिन कन्वेंशन को मानने के लिए बाध्यता है। अगर ममता बनर्जी 1951 के यूएन कन्वेंशन की बात कर रही हैं, तो भारत ने उसे साइन नहीं किया है और किसी देश के साथ सीमा खोलने या शरण देने का फैसला केंद्र ही कर सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ममता के बयान में राजनीति ज्यादा और व्यवहारिकता कम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी और मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बोर्ड का आरोप है कि यूपी और एमपी के मदरसों पर सरकारी दबाव बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के मदरसों में सरस्वती वंदना कराई जा रही है, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निजी अधिकारों पर हमला बताया। बोर्ड के मुताबिक मदरसों की पहचान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला अपने आप में एक ताज्जुबखेज फैसला है और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरोपों पर पलटवार किया। मदरसा विद्या का मंदिर है, विद्या का मंदिर में माँ सरस्वती का वंदना नहीं होगा तो क्या बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राज्य सरकारों से इन निर्देशों को वापस लेने की मांग की और वापस नहीं लेने पर अल्पसंख्यक विरोधी पॉलिसी बदलवाने के लिए सभी कानून और लोकतांत्रिक रास्ते अपनाने की बात कही। जी न्यूज़।